एवरीवन। सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे PYQs हम करने वाले हैं। कोई भी बच्चा जो इस बार नीट का एग्जाम देने वाला है उनके लिए ये वाली जो सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहली ही जो स्लाइड है वो आपकी PYQ है, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार नीट में आ चुका है और नीट के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली ही स्लाइड में आप देख सकते हो, आपका पहला क्वेश्चन हमने निकाल दिया यहाँ से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस किस ने की थी और कैसे हुई थी, कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से की गई थी। किसने की थी भाई? रदरफोर्ड ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से पढ़ लेना, इसको नोट्स बनाते हुए चलोगे आप लोग। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी और कैसे हुई थी? बॉम्बार्डमेंट से। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे, ठीक है। और एटम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन ने, है ना, पता होगा ये तो। यस, आपको ये सारा डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखो। यहाँ से आपका चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ से बिल्कुल ही तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और इसी को हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। देखो, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्या है बेटा? यहाँ पर हमने लिया है डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर हमने लिया है डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसी डिस्चार्ज ट्यूब को हम बोल देते हैं सील्ड ट्यूब। ध्यान से देखना हर एक चीज, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है। करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सील्ड ट्यूब। और क्या बोल देते हैं इसको? कैथोड ट्यूब भी बोल देते हैं। और इसको हम क्या बोल देते हैं? कैथोड ट्यूब बोल देते हैं। बात समझ में आया? अब क्या है बेटा, ध्यान से देखना हर एक चीज को। यहां हमने क्या लिया है? वैक्यूम पंप। यहां हमने क्या लिया? वैक्यूम पंप। ये क्यों लिया गया है? ये इसलिए लिया गया है ताकि प्रेशर को कम किया जा सके। यहां पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि बेटा आपको पता होगा, वैसे तो गैस जो होती है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, इंसुलेटर्स ही काउंट करते हैं हम उनको। लेकिन बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। अभी देखिए, जो वैक्यूम पंप है यहाँ पर ये क्या कर रही है? अल्ट्रा लो प्रेशर को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हाई वोल्टेज कितनी भाई? 10,000 वोल्ट, यानी कि इतना ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर दिया गया। जब आप इतना हाई वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हो और यहाँ पर अल्ट्रा लो प्रेशर, कितना प्रेशर भाई? 10⁻⁻6 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया गया। इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पर दी गई। इससे क्या हुआ भाई? इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। कहाँ से? देखो भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता हुआ यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, और फिर जो इलेक्ट्रॉन है ट्रैवल करते करते इस नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच गया। और नेगेटिव टर्मिनल का क्या नाम है भाई? कैथोड है, मतलब एक इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड है ये, ठीक है। यहां तक पहुंच गया। फिर इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता करता इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर। बात समझ में आई? देखो फिर से, यहाँ पर आपने अल्ट्रा लो प्रेशर लगाया, इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज हमने दी कि यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता हुआ इस तरीके से यहां से गया, फिर यहां से और नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच गया, नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच गया। जब पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहां पर पहुंच गया यहां तक, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है।
अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, वो हम सभी को पता है, तो नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और इस पॉजिटिव का नाम क्या है भाई, एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है। तो अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बार हम रीड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले देखो वैक्यूम पंप है, ये क्या कर रहा है भाई, जो अपन ने बताया था अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कितना, 10⁻⁻⁶। इतनी बात समझ में आई, पहली चीज। दूसरी हो गई हाई वोल्टेज, कितनी, 10,000 वोल्ट, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखो कैथोड और एनोड, कैथोड कैसा टर्मिनल है भाई, नेगेटिव, और एनोड कैसा है, पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द रेज कम आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड विच इज कॉल्ड कैथोड रेज। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, वैसे तो हम ये पढ़ चुके, बट एक बार अच्छे से हमें समझनी पड़ेगी ये बात, ठीक है। यहां पर देखना जरा इस बात को, हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता हुआ जब यहां पर पहुंचा तो यहां इलेक्ट्रॉन कहां गया, एनोड की तरफ गया, है ना, ये जो है एनोड की तरफ गया। और कैसे पता लगा कि एनोड पर पहुंच गया, तो भाई ग्रीन ग्लो यहां पर आपको बताएगा कि भाई कुछ ना कुछ चीज यहां पर स्ट्राइक हुई है। अब पॉजिटिव पे स्ट्राइक हुई है तो नेगेटिव से ही आई होगी, तो नेगेटिव क्या है, कैथोड है, तो इसलिए बोला गया बेटा, इसलिए यहां पर लिखा गया है कि जो रेज किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रेज की फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है रेज कम आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ओरिजिनेट कहां से हुए, कैथोड से। तो यानी कि एक क्वेश्चन यहां पर जो बन करके आया इस वाली लाइन से, जो आया भी हुआ है कि कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट होती है भाई, कैथोड से ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एनोड रेज क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी बार देखा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। इसलिए हमें हर पॉइंट बहुत ही संभल करके करना है, क्योंकि आपका पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैथोड रेज मूव फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वही बात है कैथोड, टू पॉजिटिव मतलब एनोड, राइट, दैट प्रूव्स कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर कोई चीज पॉजिटिव पे आ करके खत्म हो रही है तो ऐसा माना गया वो कहां से आया होगा भाई, नेगेटिव ही होगा, ठीक है, कि पॉजिटिव पे आकर के वो खत्म हो रही है तो नेगेटिव से ही आई होगी। इसका मतलब कैथोड रेज किससे मिलकर बनी होती है, क्या चार्ज होता है कैथोड रेज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी जब एक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है तो ऐसे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। आगे क्वेश्चन एक दिया भी गया, वहां पर भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्लियर हुआ, यहां पर अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो, बट आपको हर एक चीज बहुत संभल करके पढ़नी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब क्या किया गया, जो भी हमारे पास ये कंप्लीट सेटअप था बेटा, इसमें हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या कर दिया हमने, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया कैथोड रेज के ऊपर, तो हमने एक चीज नोटिस करी भाई कि जितने भी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। क्या नोटिस किया कि भाई ये जो नेगेटिव यहां से आ रहा था वो सारा नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। लाइक ऐसे आ रहा था, पहले ऐसे चल रहा था और फिर उसने देखा अच्छा पॉजिटिव है और फिर वो इस तरीके से चला गया, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इससे पता क्या लगता है, इससे पता लगता है कि फिर से पता लग गया, मतलब पहले पता लग गया था कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब कंफर्मेशन हो गई कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बात हमें क्लियरली पता लग गई है।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहां से। अब देखो सेकेंड अपने को क्या बोला गया है, इफ ए लाइट पेडल, वो नहीं होता पिकाचू वाला पैडल, ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में हम उससे खेलते भी थे, राइट, वैसा कुछ ले लेना है अपने को, ठीक है। अब इसमें क्या किया, वो पिकाचू वाला जो पैडल था उसको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। अब जैसे ही लिया अपन ने यहाँ पर, तो वो व्हील जो है थोड़ी देर बाद नोटिस किया गया कि वो व्हील जो है वो रोटेट करने लग गया। क्या नोटिस किया हमने कि जो व्हील है वो रोटेट करने लग गया। तो इसका मतलब हुआ कि भाई इन कैथोड रेज के अंदर एक मैकेनिकल इफेक्ट भी है, ठीक है। ये क्या पता लगा भाई, इनके अंदर क्या है, एक मैकेनिकल इफेक्ट भी है। और इससे क्या पता लग रहा है कि कैथोड रेज किससे मिलकर बनी हुई है, मेटीरियल पार्टिकल से, तभी तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो भाई पैडल रखा तो पैडल स्पिन करने लगा, घूमने लगा, जिससे पता लगा कि कैथोड रेज में एक मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। यहाँ पर हम इस बात को लिख लेंगे कि इसमें मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। 2 पॉइंट आई होप बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। अभी देखो सबसे पहले दे प्रोड्यूस शार्प शेडो। अब क्या है भाई, अब कैथोड रेज के रास्ते में हमने क्या किया, अब हमने वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो हमने ये चीज नोटिस की कि भाई वहां पर उस ऑब्जेक्ट की एज इट इज शार्प शेडो बन गई। क्या बन गई, शार्प शेडो बन गई, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रेक्टिलिनियर मोशन अगर आप कहें तो यहाँ पर वो भी बोला जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अंदर ये मूव करती है, ये बात पता लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको जो ढंग से पढ़ना है, करेक्टरिस्टिक्स तो बहुत नॉर्मल से हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको आ जाएगा। मेन आपको जो मेन बातें हैं वो मैं हमेशा मार्क कराती हूँ और आज भी आपको करा रही हूँ, तो आपको भी मार्क करते हुए चलना है अपनी एनसीईआरटी में। और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी अलग से लिख लेना है कि ये चीज मैम ने बताई थी, ठीक है। इस तरीके से मार्क करनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखो, द नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल। यहां पर देखो जो नेगेटिव रेज अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि भाई यहां से ये कैथोड था, ये एनोड था, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करता हुआ एनोड के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही हम बोलते आ रहे हैं अभी। और अभी हम कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसी का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है कि इसी नेगेटिव को बोल दिया गया, इसी नेगेटिव पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है बेटा, तो यहां पर हम फिर से इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता ही है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, देखो कैसे नोटिस करनी है। चार्ज बाय मास रेशियो यानी E बाय M रेशियो, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, हमने अभी तक चार्ज बाय मास रेशियो जो है किस तरीके से करना है, थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझना है। E का मतलब क्या है बेटा, चार्ज, M का क्या है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हमने देखा कि अभी तक जो भी सेटअप था हमारे पास, ये देखो ये था हमारे पास, हम इसको एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अब ध्यान से पढ़ना कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो, जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 2 गैसेस है A और B, सपोज करो 2 गैसेस है A और B, ठीक है। अब यहां पर जो भी गैस होगी वो आयोनाइज होगी बेटा, ठीक है, इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज पे आयोनाइज होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा था और वो एनोड की तरफ जा रहा था, अभी तक हमने यही पढ़ा। तो यहां पर देखो ये चीज तो सबके लिए सेम ही है बेटा, ये चीज तो सबके लिए सेम ही है, यानी कि आप कोई भी गैस लो, ये गैस के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, ये गैस के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखे,
उसने अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब्स लेकर के देखी जिसमें अलग अलग मेटल्स के कैथोड और एनोड भी लेकर के देखे। ठीक है, फिर उसने क्या किया बेटा, उसने डिफरेंट गैसेस भी इस्तेमाल करके देखी डिस्चार्ज ट्यूब में, अलग अलग गैसेस लेकर के देखी, और उसने हर वक्त पे ये पाया कि जो रेशो था E/m रेशो वो हर वक्त सेम था। वो क्या था, हर वक्त जो E/m रेशो था वो हर बार सेम था। यानी कि यहां से पॉइंट निकला कि जो कैथोड रेज है उसमें E/m रेशो जो है बेटा वो हमेशा सेम रहता है। वो गैस कोई भी आप डिस्चार्ज ट्यूब में लो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, ना वो कैथोड पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई किसी भी मेटल की कैथोड ले लो, किसी भी मेटल की आप एनोड ले लो, आप वहां पर जो है कोई भी गैस ले लो, इन तीनों ही बातों पे उसका कोई लेना देना है ही नहीं। वो किसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिर्फ बात इतनी हो रही है कि जब आपने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करी और अल्ट्रा लो प्रेशर वहां पर क्रिएट किया तो उससे वो क्या हो रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड पे आ रहा है, फिर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। इतनी सी बात हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है E/m रेशो के ऊपर, नहीं फर्क पड़ रहा है, डिपेंड ही नहीं करता। तो E/m रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, और किस पे डिपेंड नहीं करता भाई, कोई भी कैथोड लो इस पे भी डिपेंड नहीं करता, कोई भी एनोड लो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप किसी भी मेटल की कैथोड या एनोड ले सकते हो, डिफरेंट मेटल्स आप ट्राई करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखो, ये भी बहुत जरूरी है। ये वाला पॉइंट अगेन आया हुआ है बेटा, ये वाला पॉइंट आया हुआ है आपके एग्जाम में। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो किसने देखा भाई, इन सर जी ने देखा, मिल्टन ने। ठीक है, किन्होंने देखा भाई, इन्होंने देखा। ठीक है जी, और कैसे देखा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से देखा। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं और आई भी हुई है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसने देखा, मिल्टन ने देखा। कैसे देखा, उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने चार्ज देखा था इलेक्ट्रॉन पे कितना है क्या है, तो उसने देखा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। बात समझ में आ गई, बहुत ही क्लियर फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इसके ऊपर चार्ज कितना, -1 चार्ज इसके ऊपर होता है। क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है भाई, मास ऑफ H एटम के 1/1837 टाइम्स होता है। ये छोटी छोटी बातें, ये आप यहाँ पर शायद करेक्शन की गलत लिख दिया है, ये आप उड़ा देना अभी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसने देखा, मिल्टन ने। कैसे देखा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से देखा। अब इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यस, उसके ऊपर कितना चार्ज, -1 चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास H एटम के 1/1837 टाइम्स होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलिएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में साथ साथ इस बार टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाद का कोई अता पता नहीं है, हम अभी कंप्लीट करते हुए चलेंगे सारी चीजों को। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हो। क्वेश्चंस आपको सारे ही अच्छे से करने हैं। चलो पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट, ध्यान से, जहां पर भी ट्रू, फॉल्स, नोट, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा दे रखा हो तो उसको अंडरलाइन करके एक बार देख लिया करो। यानी कि उसमें रेड अलर्ट आ जाना चाहिए माइंड में कि इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैथोड या एनोड कैसी है, इस बात पे कैथोड रेज का कोई लेना देना है ही नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। एंड नेचर ऑफ गैस, ये भी अभी अभी हमने पढ़ा, प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो वही डिपेंड नहीं करता, ये बात सही लिखी हुई है।
है ना, ये बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% है, क्योंकि ये हमने अभी अभी पढ़ी है तो हम श्योर है। ठीक है, उसके बाद देखो रीजन क्या दिया हुआ है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या आपको बताना है कि इस एजर्शन का या इस वाली स्टेटमेंट का क्या ये करेक्ट आंसर है, कि भाई उसने पूछा है कि कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोड किस टाइप की है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता, गैस किस नेचर की है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता। तो क्या इसका एक करेक्ट रीजन है, क्योंकि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, ये आपको बताना था। अब आपको बताना है पहला, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको करेक्ट वन बताना होगा। ठीक है जी, फटाफट से ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो अब यहां से चलते हैं, देखो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात तो दोनों ही सही है बेटा। ठीक है, बात ये भी 100% करेक्ट है, बात ये भी 100% करेक्ट है, दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन क्या ये रीजन करेक्ट है इसका, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आंसर क्या आना चाहिए, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन जो आपको एजर्शन दिया हुआ है वो, ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर है, जो इस चीज का करेक्ट रीजन है, क्या वो ये है, तो ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जो मैंने अभी अभी आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते करेक्ट और इनकरेक्ट, तो अब हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। देखो अभी हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है और कितनी आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। आपको बताना है कैथोड रेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो ये लो जी करेक्ट बतानी है आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी बात ठीक थी, हमने पहला ही करेक्टरिस्टिक ये पढ़ा था कि जब आप उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिससे हमें ये पता लग गया था कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज की होती हैं, वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं। तो ये बात तो मुझे ठीक लग रही है। ठीक है, उसके बाद है द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड। ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि कैथोड रेज बिल्कुल भी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है। ठीक है, कौन सी गैस भरी हुई है उसमें। थर्ड, सेकंड भी ठीक है। थर्ड देखिए, द नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अभी अभी बोला, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, डिपेंड नहीं करती, इसमें लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो ये गलत बात है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। आप एक बार इसको देखो, नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, तो ये भी क्या हुई, करेक्ट स्टेटमेंट हुई। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, करेक्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। अब ये आ गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना बेटा, अपने को, अपन ने जितना लगाना था पहले वाले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने लगा लिया है। यहाँ पर बिल्कुल डुप्लीकेट एक्सपेरिमेंट है ये, इसमें कुछ खास नहीं है। जो स्मॉल चेंजेस है वो मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि सेम सारी चीजें हैं इसमें, कुछ भी नया नहीं आप देखोगे इसमें। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको हर एक चीज बता देती हूँ जैसे पहले बताई। ठीक है, सेम चीजें हैं, बस यहाँ कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड ले दिया गया।
और जो परफोरेटेड कैथोड था, इसका मतलब था परफोरेटेड मतलब उसमें होल्स थे बेटा। उसमें क्या होते हैं? होल्स। जैसे मान लो यहाँ आपने इलेक्ट्रोड रखी तो इसके बीच में होल्स बना दिए गए, उसको हम परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अभी लिखा भी हुआ मैंने स्मॉल होल्स इन कैथोड। ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस परफोरेटेड कैथोड के पीछे ये एक हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली हुई है, ये वाली, इसको मैं रेड मार्क कर रही हूँ, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली हुई है, ताकि कोई भी चीज अगर स्ट्राइक करे तो हमें पता लग जाए, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे अगर कोई चीज स्ट्राइक करेगी तो वहां पर क्या होगा बेटा? ग्लो दिखाई देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा अच्छा कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई चार्ज आकर के टकराया है यहाँ पर। ठीक है, तो वैसा ही अपने को करना था। अब देखो, दूसरी बात आपकी क्लियर हो गई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन वाली, जो यहाँ पर रेड ग्लो देगा। ठीक है, रेड ग्लो बिहाइंड द कैथोड। अब पूछोगे रेड ग्लो कैसे आएगा? तो भाई देखो, जैसे यहां से मान लो कुछ रेज आई तो इन होल्स के अंदर से क्रॉस करेगी, इसके पीछे आपने लगा दिया फ्लोरोसेंट स्क्रीन और ये आकर के यहाँ टकराएगा, और जैसे टकराएगा रेड ग्लो होगा और हमें पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ टकराया है। ठीक है, अभी समझ में आया? दो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर। इट सीम्स रेज आर कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी और ये भी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको डीपीपी और क्विज में सारी चीजें दिखाई देंगी, उसको टाइम टू टाइम हमें करना है। तो यहाँ पर बात क्या है, देखो भाई, सेम एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया गया उस दौरान ये देखा गया कि भाई कैथोड से कुछ रेज एनोड पर जा रही हैं, वो वहां पर ग्रीन ग्लो दे रही थी, राइट। अभी देखा गया कि अगर कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी तो कुछ ऐसी रेज भी होंगी जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही होंगी, वो तो हमने नोटिस ही नहीं की थी वहां पर। ठीक है, तो उसको नोटिस करने के लिए ये सेम एक्सपेरिमेंट वापस परफॉर्म किया गया, बस फर्क इतना था, कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड लिया गया और उसके पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लगा दिया गया था। ठीक है, ताकि हम देख पाए कि उधर से भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा दिखाई दिया कि भाई कुछ ना कुछ टकरा रहा है यहाँ पर और रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा वही लिखा कि इट सीम्स, ऐसा दिखाई दे रहा था लेकिन ऐसा था नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा था कि रेज जो है वो एनोड से आ रही है, बट वो एक्चुअली एनोड से नहीं निकल रही थी रेज। तो कहां से आ रही थी भाई रेज? वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले नोट, कैथोड रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। इंपॉर्टेंट हुआ ना ये पॉइंट? ठीक है, तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, चलो अब वो पढ़ते हैं। भाई एक्चुअली कहां से आई वो सारी चीजें? तो जब हमने एक्चुअल में बेटा वोल्टेज को अप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है, जब हमने वोल्टेज को अप्लाई किया तो वोल्टेज अप्लाई करने से हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से एमिट हुए और एमिट होते हुए अगेन सेम चीज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचे, यानी कि कैथोड पर पहुंचे। ठीक है, अब जैसे ही कैथोड पर पहुंचे तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करने लगे, जो पहले हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जैसे मानो ये इलेक्ट्रॉन है और अंदर मान लो हीलियम गैस है, अंदर कौन सी गैस है? मान लो हीलियम गैस है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, हीलियम का साइज छोटा है, हीलियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के एटम से स्ट्राइक करेगा। जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लॉस किया है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात लिखी हुई होगी, द इलेक्ट्रॉन आयोनाइज द गैस। समझ में आया कैसे? टकरा के, स्ट्राइक करके। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर फॉर्म्ड। वहां पर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव आयंस अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। अब अंदर जो पॉजिटिव आयंस यहां पर बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जाहिर सी बात है ये एनोड से नहीं आ रहे, ये गैस के आयोनाइजेशन से आ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी कि यहां पर फिर से देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ये एनोड से नहीं आ रहा, ये गैसियस के आयोनाइजेशन से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ रहा है।
एंड फॉर्म कैनाल रेज, एनोड रेज को ही हम कैनाल रेज कहते हैं, एज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनोड। तो ये बात ध्यान से पढ़ लेना कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुए, ऐसा लगता है कि वो एनोड से आ रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कैसे होता है, गैस के आयोनाइजेशन से वो पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। एज दिस पार्टिकल पोजेस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया बेटा, प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। इतनी बात समझ में आई। सेम चीजें थी लेकिन कुछ एक चीजें जो डिफर थी वो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी है। आप बताइएगा आपको किस तरीके से चीजें अच्छी लगी। देखो क्या क्या चीज यहाँ पर, एक मैंने ये मार्क किया है, ठीक है, एक मैं आपके लिए ये मार्क कर रही हूं, 1 2 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स आए हुए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लिया जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन कहां से आता है, E by M रेशियो से। यही दो एरियाज हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। अब यहां पर चार्ज बाय मास रेशियो हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर भी मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो जैसे क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन था बेटा, ठीक है, उस केस में जो मैंने आपको बताया था, वो क्या कर रहा था, अंदर जो भी गैस है उसको स्ट्राइक कर रहा था, यहां से स्ट्राइक करके उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोई और गैस होगी, मान लो ए गैस है, कोई भी सपोज कर लो ए गैस है, ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां भी स्ट्राइक करेगा और इसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो दोनों गैसेस हैं, अब वो क्या है, अलग अलग है, यानी कि 4 डिफरेंट गैसेस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, चार्ज बाय मास रेशियो इज डिफरेंट, यानी कि यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस को डाला गया है, इस बात पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, इस बात पे ही E by M रेशियो डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो नेचर ऑफ एनोड रेस किस किस पे डिपेंड करता है, पहला नेचर पे भी डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि एग्जैक्ट उल्टा हो गया, पहले से वहां पर डिपेंड नहीं कर रहा था नेचर ऑफ गैस पे, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है गैस के नेचर पे भी और इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर भी, दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। अगेन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब चलिए नेक्स्ट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। देखो इसमें एनोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, आपने सेम पढ़ा होगा, लाइक कैथोड रेज, पहला सेम है। दूसरा देखो रोटेट कर रहा है, दूसरा भी सेम है। थर्ड, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो क्या हुआ, एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के किस प्लेट की तरफ होंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो वहां से कंफर्म हुआ कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। पुराना है सब कुछ, यानी कि कुछ भी बहुत ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सेम है। अगर आपने एक ढंग से पढ़ा है तो दूसरा आपको आता है, इतनी बात है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब हम चल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहले न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है जी, न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। दूसरा ये कैसे होगा, प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था बॉम्बार्डमेंट से, ठीक है। तो भाई कैसे क्या, जैसे यहाँ पर देखिए बेरिलियम है और यहाँ क्या है बेटा, हीलियम, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए बेटा, बॉम्बार्ड कराया गया और बॉम्बार्डमेंट से ये जो है C6 जो है वो बना, प्लस में एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला और इसी का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए नहीं है, फिर से मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि यहाँ पर आप नीट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको चीजें बहुत सारी आएंगी, अभी चीजें जो आपको बहुत ही याद भी करनी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी और फिर भी आपको उनको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा वही पढ़ना है हमें जो हमारे को एग्जाम में आने के चांसेस हो। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ इतना है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ये इसलिए किस लिए कैसे प्रोड्यूस हुआ भाई, बॉम्बार्डमेंट से हुआ, ठीक है। बस इतनी ही बात आपके लिए मोर देन इनफ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिलेबस में है ही नहीं इससे ऊपर,
देखो, अब ये स्लाइड मैंने आपके सारा डेटा इकट्ठा करके ही बनवाई है, तो थोड़ा सा ध्यान से ये चीज को नोट करना है आपने, हर एक चीज। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता नहीं होती है, याद नहीं रहती है, लेकिन आपको पता होनी भी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, 9.11 10⁻⁻31 kg होता है। कितना, 9.11 10⁻⁻31 kg। kg क्या है, एक SI यूनिट, ठीक है जी। लेकिन सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, 9.11 10⁻⁻28 ग्राम में हो जाएगी चीजें, ठीक है। मास हो गया। चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये क्या है, SI यूनिट। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशंस में बहुत काम आने वाली ये चीजें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, ये आपको गिवन नहीं होगा न्यूमेरिकल में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1.6 10⁻⁻19 कूलम इक्वल होता है 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। ये जरूरत पड़ेगी हमें आगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, यहां हम पढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन में क्या होगा भाई, 1 AMU। ये हमने चैप्टर 1 में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि 1 AMU का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि यूनिट ऑफ, मैंने क्या कहा था, उल्टा चलना है आपको, द यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम, यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम, यानी 1 AMU किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 एटम के बराबर होगा। लर्निंग पोर्शन बिल्कुल जीरो करने की कोशिश करनी है जहां हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें याद रखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि एटॉमिक मास यूनिट किसकी यूनिट है, मास ऑफ 1 एटम की यूनिट है। इसको हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। और यहां पर आपको है कि 1 AMU किसके बराबर होगा भाई, मास ऑफ एन एटम के बराबर होगा। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है बेटा, तो लर्निंग पोर्शन नहीं है यहाँ पे। तो 1 AMU किसके बराबर है, ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई बराबर है 1.66 10⁻⁻24। ये तो है सीजीएस यूनिट, ये है SI यूनिट में, है ना। SI यूनिट में kg में रखोगे, सीजीएस यूनिट में ग्राम में रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन का मास कितना, पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन का मास इक्वल होता है 1 AMU के, जो कि इक्वल है SI यूनिट के हिसाब से इतना, ठीक है। और एक्चुअल मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1 पॉइंट समथिंग। आप 1 ही याद रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, 1.00728 नहीं, आप याद रखिएगा 1 AMU होती है, बस बात खत्म। चार्ज कितना होता है, +1, और ये किसके बराबर होगा, 1.6 10⁻⁻19 SI यूनिट के हिसाब से। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के हिसाब से वही सेम हो जाएगा, बस माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। क्वेश्चन आया हुआ है आपका स्पेसिफिक चार्ज पर, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है यहां से, ये एरिया भी जरूरी है आपके लिए। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास। क्या होता है, चार्ज बाय मास। कैलकुलेशन करके ही याद रखिएगा, मतलब ये पूरा नहीं याद रखने की जरूरत है भाई। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो अब आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज कितना, पता है, अभी हमने ऑलरेडी याद कर लिया। तो यहाँ पर मास कितना है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और E/M रेशो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को, ठीक है। चार्ज बाय मास दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो ये डाटा मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन की। ये एक जगह कलेक्ट किया गया है आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपको इधर उधर से ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो जाए कि अच्छा ये भी था ये भी था। एक चीज आपको देखो, सीक्वेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। एक चीज आपको एक पेज पे मिले, फिर दूसरी चीज आपको छठे पेज पे मिले,
तो फिर इतने में जब आप 6th पेज तक पहुंचोगे ना, तब तक आप फर्स्ट पेज वाली बात ही भूल चुके होते हो। ठीक है, तो वो ना हो आप लोगों के साथ, इसलिए एक जगह वो डेटा दिया गया है जो सिर्फ आपको रीड करना है। इसको रट्टे नहीं मारना है बेटा, बैठ करके उसको पर्टिकुलर याद कर रहे हो, नहीं। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ये चीजें आपको अपने आप से याद होने लगेंगी। इनको बैठ करके क्रैम नहीं करना है हमें, ठीक है। सिर्फ इसको रीड करना है, रीड करने के बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, धीरे धीरे आपको चीजें ऑटोमेटिक याद होने लगेंगी और आपका जो लर्निंग पोर्शन है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कम होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखो भाई, न्यूट्रॉन का मास कितना भाई, 1 AMU इक्वल टू प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और ये भी अगर हम बात करें तो SI यूनिट में कितना हो गया, 1.67 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम यानी CGS यूनिट में लेना है तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल मास आप इतना ही याद रखेंगे 1, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, 1 ही याद रखेंगे आप। ठीक है, और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन का, 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं आगे दूंगी भी सही आपको, और DPP में भी आपको दिखेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने डाला है। ठीक है, तो वहां पर भी देखो स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि चार्ज 0 होता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज ही 0 है भाई, तो ओवरऑल क्या आ गया, 0। लेकिन प्रोटॉन का 0 नहीं होता, प्रोटॉन का कितना होता है, 1.66 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, ये DPP में आपको दिखाई देगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल भी दिया है, इस क्वेश्चन को अब हम ढंग से करेंगे, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, किसका, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का आपको बताना है स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो। अब यहाँ पर छोटी सी चीज आपको पता है तो आपको सब पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता है तो आपको क्वेश्चन भी आता है। देखो फटाफट से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना, +1। चार्ज कितना होता है भाई, +1 होता है ना। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना, +1। ठीक है, और हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो गया, 2। कितना हो गया अल्फा पार्टिकल के ऊपर, 2। तो रेशो क्या हो गया भाई, 1:2, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा का पूछा हुआ है तो 1:2 ये आ गया। बात समझ में आ गई, बहुत ही इजी था, इससे ज्यादा इजी कहाँ से लाए हम क्वेश्चन, बताओ। यहाँ पर आओ, अब यहाँ से जो आप चैप्टर आगे कंटिन्यू करोगे ना, यहाँ से आपको मजा आएगा, मतलब यहाँ से बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही मजेदार है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई वो हम देखेंगे, समझेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं ना थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन जी जब आए थे तो उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया था सारी चीजें, वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, एटम को एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कंसीडर कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ कि भाई ये जो एटम है, ये आप मानिएगा ये एक एटम है और इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एक एटम को, उसने ऐसा माना।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस स्पीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया कि अगर आप एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल ले लो तो उसके अंदर जो रेड वाला एरिया होता है, रेड वाला जो पोर्शन होता है, वो आपके पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेगा, और जो वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो उसके सीड्स होते हैं ना, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेड एरिया के अंदर इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड मतलब धसे हुए, ठीक है, जैसे हमारे फेस में हमारी आईज इम्बेडेड हैं, राइट, सेम इन दैट वे। जो कि सीड्स हैं, तो वो सीड्स क्या है, उस वाटरमेलन के रेड वाले एरिया में इम्बेडेड है। तो वैसा ही उसने बोला कि जो अगर रेड वाला पोर्शन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सीड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज करेंगे, यानी कि, और वो जो सीड्स है वो पूरे वाटरमेलन के रेड एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये बात हमें सबको पता है। तो उसी ने सेम एग्जाम्पल वाटरमेलन का लगा दिया और उसने कहा एटम भी ऐसा ही होता है। आप एटम को अलग मत समझो भाई, एटम भी वाटरमेलन की तरह ही होता है। कितना फूडी थे ना जे थॉमसन जी, है ना, उन्होंने एटम को वाटरमेलन की से ही कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम प्लम मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। थॉमसन ने क्या किया था बेटा, एटम की को कहा था कि एटम एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, लेकिन वो किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया, और इसीलिए उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और फाइनली ये जो मॉडल है वो रिजेक्ट कर दिया गया। भाई एटम जो है वाटरमेलन की तरह नहीं होता है। इसके ऊपर फिर बहुत सारी नंबर ऑफ थ्योरीज आई, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इनने बहुत ज्यादा काम किया इस फील्ड में और बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया। देखो किस तरीके से हम इनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड चीजें थी। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, मतलब इन्होंने ऐसे लिया, वैसे तो यहाँ बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सोर्स रख दिया, ठीक है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, जिसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो निकलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने फिर से एक चीज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है। अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल मतलब बोले तो क्या, अल्फा पार्टिकल बोले तो क्या, तो अल्फा पार्टिकल मतलब अभी जो मैंने कहा था कि He2 पॉजिटिव यानी डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इतनी बात आपको आ गई समझ में, है ना। ये छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या लिया, उनका पहले पूरा सेटअप समझो, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ला करके रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लगाए, जैसे मान लो 20,000 10,000 कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने ले लिए। अब अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर एक स्लिट लगा दी थी। क्या लगाई बेटा, स्लिट, ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स आप इस सोर्स से निकाल रहे हो वो इधर या उधर डिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में जाए और जो हमारा टारगेट है जहां पर उनको स्ट्राइक कराने का वो वहां पर स्ट्राइक करे, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया बेटा, स्लिट लगा दी। स्लिट क्यों लगाई, ताकि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। क्यों भाई, ताकि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब इतना होने के बाद उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही पतली सी। और क्यों ली, क्योंकि भाई गोल्ड फॉइल हमें पता है बहुत ज्यादा मैलिएबल होती है ना, बहुत ज्यादा उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली, कोई और नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रदरफोर्ड टुक थिन गोल्ड फॉइल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्यों ली, क्योंकि मोस्ट मैलिएबल होती है, ठीक है, यानी इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकले स्लिट से क्रॉस किया, और फिर वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सारे अल्फा पार्टिकल इस थिन शीट से टकराए,
बहुत ही हाई प्रेशर में अल्फा पार्टिकल को डाला, देखो यहां से अल्फा पार्टिकल निकले और बहुत ही हाई प्रेशर से निकल करके उस थिन शीट से टकरा गए। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, थिन शीट से क्या हो गए, टकरा गए। अब अपने को पढ़ना है कि जब वो थिन शीट से टकराए तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की और क्या क्या उन्होंने देखा। ठीक है, और ये क्या ले ली बेटा इन्होंने, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली। क्या ले लिया यहाँ पर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस देखो कि क्या हुआ। ठीक है, चलो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। ये रहा, देखो सबसे छोटा सा, और ध्यान से समझना है हर एक चीज को, क्योंकि ये आता ही है, पता होगा ना आपको, ये आता ही है पेपर में। रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं नीट में, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि भाई अब हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लिए थे बेटा। अब जब हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लिए तो हमने देखा उसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने क्या किया, थिन शीट से टकराया, बम्बार्ड किया या टकराया, स्ट्राइक किया। तो और उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरीके से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो बिल्कुल सीधी गई। ठीक है, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, देखो यहां पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था, ये गया, यहां पर क्या लगाई थी, स्लिट, यहां पर क्या था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यहां क्या था, थिन गोल्ड फॉइल। जैसे ही ज्यादातर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचे, जैसे अल्फा पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक किए तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। इसका मतलब क्या था, अब उसने कहा कि ये वाला जो एरिया है ना बेटा, इसको आप एटम ही कंसिडर कर लो, आप मान करके चलो ये एक एटम है, क्योंकि अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे कि एटम एक स्फीयर की तरह है। ठीक है, तो इसको आप एटम ही मान करके चलो। तो ये क्या है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जब बिल्कुल स्ट्रेट गए तो ये वहां से चीज निकल करके आई। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि ज्यादातर जो हिस्सा है एटम के अंदर, ज्यादातर जो पोर्शन है एटम का वो एम्प्टी है, वो खाली है, उसके अंदर एज सच कोई चीज नहीं है जो हमारे को, जो इसको डिफ्लेक्ट कर दे। बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, पहली चीज आपको समझ में आ गई, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई डिफ्लेक्शन के बिना सभी लाइंस स्ट्रेट चली गई, सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। और इसका कंक्लूजन क्या था, इसका ये था कि ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो खाली है, एम्प्टी है वो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या की गई भाई, दूसरी ऑब्जर्वेशन बोली गई कि सम ऑफ दी, अब ध्यान रखना, जैसे 20,000 में से फॉर एग्जाम्पल 20,000 अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, तो 20,000 में से 13-14,000 तो सीधे चले गए भाई। ठीक है, उसमें से 4 to 5,000 जो है, बाकी ज्यादातर मतलब 5 to 6,000 लगा लो, तो यहां पर ज्यादातर जो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल। मतलब क्या हुआ, यहां से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, तो स्ट्रेट से ये एंगल कितना हो गया, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया तो स्ट्रेट से ये एंगल, तो ये जो है इसको बोलते हैं थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो बोला गया कि अगर अल्फा पार्टिकल तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो अब कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, स्मॉल एंगल से क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जिससे वो रिपेल कर रहा है और रिपेल करके स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उस स्मॉल एटम के एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर एक छोटा कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जो आने वाला पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मानो यहां से पॉजिटिव चार्ज आया, उसने देखा अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे करके ऐसे चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब बात समझ में आई, सीधा आया और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया, तो ये जो एंगल है
क्यों डिफ्लेक्ट कर गया? क्योंकि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। यहां से दूसरा कंक्लूजन निकला। थर्ड बात क्या की गई यहां पर? थर्ड कौन सी चीज की गई यहां पर? ठीक है, थर्ड कौन सी चीज की गई? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी फ्यू यानी बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, यानी क्या हुआ? देखो जरा ध्यान से अब इस चीज को समझना। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहां से इसको मैं रब कर रही हूँ बेटा एक बार के लिए, ताकि आपको जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ अच्छे से आप समझो। जैसे ये लगा लो, गोल्ड फॉइल है ये। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ आया और टकरा करके वापिस आ गया। टकरा करके क्या आ गया? वापिस आ गया। इसका मतलब किसी चीज से टकराया ना। ठीक है, किसी चीज से तो टकराया, यानी कि जो अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे जिसमें हमें ये पता लगा था कि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल वॉल्यूम में कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें ये पता लगा कि अगर कोई चीज टकरा के 180 डिग्री एंगल से वापस आ गई है तो इसका मतलब है कि जो साइज है उस पॉजिटिव चार्ज का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इतना ज्यादा स्मॉल कि इतने ज्यादा बड़े फ्रैक्शन में अल्फा पार्टिकल्स थे, लेकिन कितने अल्फा पार्टिकल उससे टकराए? बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल उससे टकरा करके जो है डिफ्लेक्टेड बैक हुए। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग रूम में एंटर करते हैं ऐसे, और देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, गेट खोला और अब हम देख रहे हैं कि कोई है और टकरा करके ऐसे वापस, तो टकरा करके ही तो वापस आए। वही सेम सिनेरियो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन जो हैं फटाफट से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड शीट से टकरा के या बम्बार्ड करके टकराए, बट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब था कि वो स्ट्रेट जा रहे हैं। और स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं? तो इसका कंक्लूजन आया कि ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर स्पेस जो एटम के अंदर है वो एम्प्टी है। दूसरी बात, उसमें हमने देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो गोल्ड शीट से स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो क्यों डिफ्लेक्ट हुए होंगे? तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव, कोई ना कोई अंदर पॉजिटिव चार्ज है जिससे वो रिपेल करके उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे होता है ना कि अगर मान लो आप कमरे में एंटर कर रहे हो, आपने देखा अच्छा इस बंदे से तो मैं मिलना ही नहीं चाहता या मिलना ही नहीं चाहती, और वो बंदा आपको दिख गया। ठीक है, तो आपने उस रूम में तो जाना ही है, अब आपको बंदा दिख गया लेकिन आप उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज लाइक दिस कि रिपेल कर गए दो चार्जेस। अब रिपेल किया स्मॉल एंगल से, उन्होंने क्या किया ताकि आमना सामना हो ही ना, तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करके उसके साइड से निकल लिए। ठीक है, फिर थर्ड जो है बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्टेड बैक हो गए, यानी 180 डिग्री से वापस आ गए। क्यों? क्योंकि टकरा करके ही वापस आए होंगे। इसका मतलब जो साइज है उस पॉजिटिव चार्ज का वो इतना ज्यादा स्मॉल है कि उसमें से कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके वापस आ गए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इन ऑब्जर्वेशंस या कंक्लूजन के बेसिस पर, ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब यहां पर देखना जरा, जैसे ये एक एटम है, जैसे हमारी बॉडी का जो टोटल मास है हमारी बॉडी के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, ऐसे ही एटम का अब जो मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा? उस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। तो उसने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो उसने बोला जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम जो है वो इस एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और उसने कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज का नाम होगा न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। ये उसने बहुत ही अच्छी चीज बताई हमें, और ये आया भी हुआ है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। ऐसी चीजें आ जाती है पेपर में कि भाई न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज उसने क्या बताई? उसके मॉडल ने ये चीज बताई, भाई उससे पूछा गया कि ठीक है अगर पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर पे है तो बताओ नेगेटिव कहाँ होगा? तो उसने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी के सराउंड घूम रहे होंगे। यानी यहां भी नेगेटिव हो सकता है, यहां भी नेगेटिव हो सकता है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव हो सकता है। अब उसने कहा, उसने ये भी क्लेम किया
कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंड होंगे या रिवॉल्व कर रहे होंगे वो बहुत ही हाई स्पीड से जो है वहां पर घूम रहे होंगे, ठीक है, लेकिन किसमें, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे, ठीक है, और उन सर्कुलर पाथ का नाम दिया गया क्या, ऑर्बिट। उन सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया, ऑर्बिट। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं तो मैं बोलूंगी भाई रदरफोर्ड ने कहा ये है, ये स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, न्यूक्लियस, जिसको हमने उसने बोला, और नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा इस सर्कुलर पाथ में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ घूम रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गया। और इन सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया गया, ऑर्बिट। दूसरी मेन चीज इसने बताई, दोनों ही पॉइंट्स लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। थर्ड बात उसने बताई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों के यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में कोई तो फोर्स होता होगा ना, और जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, ठीक है। ये तीनों बात इसने बता दी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए और समझ में भी आनी ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे भाई, इसने कहा बहुत ही सिंपल सी चीज, कि उसने कहा था, एक चीज ध्यान से पढ़ना, उसने कहा भाई ये एक एटम है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। ये हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन से पता लग गया था, ठीक है, जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हुए थे, हमने कहा अच्छा कुछ ही हुए हैं, कुछ का मतलब सारे नहीं टकरा पाए, कुछ टकरा पाए, इसका मतलब उसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है कि हर एक अल्फा पार्टिकल के रास्ते में वो नहीं आए, ठीक है। इसका मतलब द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। यानी कि एटम का रेडियस कितना, अगर 10⁻⁻10 तो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी, 10⁻⁻15, यानी बहुत कम, कितनी, बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो यानी कि एक एटम 10⁵ टाइम्स बिगर है न्यूक्लियस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि एटम क्या है, एन एटम इज 10⁵ टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसने ये एक रिलेशन भी दिया विच इज R = R0, ठीक है। ए ये क्या है बेटा, 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि ये देखो तीनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। R0 की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया, मतलब कांस्टेंट है ये वैल्यू। R0 की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट। ये रिलेशन किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। और उसने क्या कहा, R0 की वैल्यू क्या है, फिक्स। कितनी है, 1.2 10⁻⁻15 है। कितनी, 1.2 10⁻⁻15 है। ए क्या है, मास नंबर। आर क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिलेशन किसने दिया, तो हम कहेंगे ये रिलेशन रदरफोर्ड ने दिया, जिसमें R0 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए जो कि फिक्स होती है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपके जो बचे कुछ डाउट है वो भी हम दूर कर देते हैं। ठीक है, बचे कुछ डाउट भी हम दूर करते हैं। देखो क्वेश्चन तो करना बनता ही है, क्योंकि समझ कैसे आएगा, कहाँ अप्लाई करना है फॉर्मूला। आप तो कह दो कि मैम आप तो फॉर्मूला बता रहे हो, तो फॉर्मूला तो सबको याद होता है। आप सोचना नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे, थ्योरी सबने पढ़ी है, जो तुमने पढ़ा है वो सबने पढ़ा है, लेकिन फर्क क्या है, आप उनसे अलग कैसे बनोगे भाई। आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ये मेन चीज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, है ना। खाली फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, फाइंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 8।
है ना। तो अपने को क्या निकालना है, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, जिसमें अपने को मास नंबर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज कॉल्ड 8 अपने को दे रखा है। तो भाई अभी अपने रिलेशन पढ़ा R इक्वल टू आर नोट, जो कि किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ये अपन ने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा। अपने को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है, ठीक है, ये हमें फैक्टर जो है ये निकालना है। ये वैल्यू फिक्स थी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी थी, फिक्स। कितनी दे रखी है, 1.2 10⁻⁻15, है ना। अभी हमने बोली थी 1.2 10⁻15 मीटर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो कर देते हैं भाई कैलकुलेट, 1.2 10⁻15, यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ आ गया 3, तो यहाँ आ गया 1.2 10⁻15 और क्या हो गया मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसको 2 3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 ही आ जाएगा आपके पास। जो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 2.4 10⁻15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके अलावा कुछ खास नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या अप्लाई करना है। किसकी रेडियस निकालनी थी, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। आप देखो भाई ध्यान से समझना, इस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, किस तरीके से है। देखो भाई अब रदरफोर्ड ने अपने को बेटा ये तो बता दिया था कि भाई ये एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहे हैं। ये उसने मुझे पहले ही बता दिया कि इस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, और किस स्पीड से घूम रहे हैं, बहुत ही हाई स्पीड के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रहा होगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रहा होगा। ये बात लिखनी है, आप लिख भी सकते हैं। और ये रेडिएशंस जो होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दे आर कैरिंग एनर्जी, ठीक है, किससे भाई, इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी लेंगी, ठीक है। या फिर आप इसको इस बात से समझिएगा, जैसे हमें हर बार खाने की जरूरत होती है, हम थक भी जाते हैं, फिर हमें खाने की जरूरत है, तो वैसे ही अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रही है, लगातार घूम रही है, तो एक पॉइंट तो ऐसे आएगा ना जब वो घूम करके इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी, वो भी तो थकेगा, इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है ना, तो कभी तो थकेगा इलेक्ट्रॉन और थक करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड के साथ न्यूक्लियस के अराउंड घूमता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या था बाहर, तो कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, कभी तो ऐसा दौर आएगा, कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन थक जाएगा और थक करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस बात का जवाब रदरफोर्ड दे नहीं पाया, तो ओवरऑल एटम की स्टेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन वो नहीं कर पाया। दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजन आप कह सकते हो, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि क्या मैं यहां से ये बात बोल सकती हूं या फिर ये बात मैं कह सकती हूं कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को एटम के अंदर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसका जो रदरफोर्ड मॉडल जो हम मॉडल कह रहे हैं वो इनकम्प्लीट ही कंसिडर किया गया उस वक्त पर, ठीक है। इसीलिए ये भी रीजन रहा कि जब आप अरेंजमेंट ही नहीं बता पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ और किस तरीके से या क्या कर रहा है वहां पे, क्यों हाई स्पीड से घूम रहा है, हर बार सेम स्पीड कैसे, ये सारी चीजें जब देखी गई तो इनकम्प्लीट कंसिडर किया गया और इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये ड्रॉबैक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, न्यूमेरिकल, ठीक है। जो है रदरफोर्ड मॉडल का जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो मैं आपको कराती हूँ, फटाफट से हम देखेंगे, ठीक है। आप देखो सबसे पहले
जैसे ये एक एटम है बेटा, ठीक है। अब इस एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, न्यूक्लियस के अराउंड हाई स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं। इतनी बात तो हमें पता है। तो अब क्या होगा बेटा, एक चीज और भी रदरफोर्ड ने बोली थी कि भाई इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख देती हूं। दूसरा कौन सा है भाई, न्यूक्लियस, यानी कि प्लस जेड ई अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि ये मैंने क्या रख दिया, इसमें लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूले में ये चीज रख दी। इतनी बात आई समझ में। आप इलेक्ट्रॉन मूव भी तो कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या कर दिया बेटा मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया के, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई ना, बस इस फॉर्मूले में पुट किया है जो आपने फिजिक्स में पढ़ते हो आप ये सब, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ई जेड ई, और यहां बच गया बेटा आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यहां तक देखो। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यहां तक देखो, किस अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए बस। अब मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हो ये तो, ठीक है। तो बचपन से पढ़ रहे हो तो हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ हो गया के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां से वैल्यू आ गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पर आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आगे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे बेटा। आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा बस। और क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यानी ये हाफ नहीं लगेगा, काइनेटिक की वैल्यू आएगी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल में आगे लग जाएगा माइनस, हाफ नहीं लगाना है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इतनी बात आई समझ में, मतलब ये दो चीजें आ गई मेरे पास, ठीक है, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। तो यहां हम लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है हाफ, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है इनका, ठीक है, इसको आप तरीके से समझ लीजिएगा। अब हमने निकालनी है बेटा टोटल एनर्जी, है ना। अब हमने क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है ना, यही करेंगे हम तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब आप क्या करो बेटा, इसमें से के जेड ई स्क्वायर बाय आर को कॉमन ले लो, ठीक है। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर को मैंने ले लिया कॉमन, माइनस वन प्लस हाफ, कितना हो गया, माइनस हाफ। क्या आ गया बेटा, माइनस हाफ। तो यहां पर आ गया आपके पास टोटल एनर्जी आ गई माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये आपके पास आ गया होगा। क्लियर, यस। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। दोनों में फर्क क्या है भाई, दोनों में फर्क है, ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिखना भूल गई हूँ शायद, यहाँ नेगेटिव होगा।
पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तीनों चीजों को मैं यहाँ लिख के आपको ये तीनों रिलेशन बता देती हूँ एक बार, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। पहली तो ये चीज हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ठीक है। ये आप खुद से लिखेंगे तो आपको बेटर तरीके से याद होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा टोटल एनर्जी भी, जो कि है हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, राइट। ये तीनों चीजें अभी अभी हमने पढ़ी हैं। तो इन तीनों चीजों से जो रिलेशन निकले वो मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बता दिए, और ये तीनों ही मेरे लिए जरूरी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, ठीक है, कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ यानी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होगा। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है ये चीज कि ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, बाकी कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। तो क्या ये पहला रिलेशन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रही, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये, और टोटल एनर्जी है ये। अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी का अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो यहाँ पर देखना के जेड ई स्क्वायर बाय आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो बच गया, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया टोटल एनर्जी का। सेकंड भी वेरीफाई हो गया। थर्ड देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल का हाफ। काइनेटिक क्या होगा, पोटेंशियल का हाफ होगा। तो ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल का हाफ कैसे होगा। भाई ये क्या है 1, अगर इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है जी। बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस पहले है के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और हाफ से माइनस हाफ से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच गया, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, यहाँ बच गया हाफ। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक का ही आ गया। तो थर्ड भी वेरीफाई हो गया, थर्ड चीज भी वेरीफाई हो गई। यानी तीनों रिलेशंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तीनों ही आपको याद होने चाहिए। यहां से हम एक चीज और सीख लेंगे बेटा, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको पता होगा, ये दोनों बातें मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, ये वाली भी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि जितना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितनी ही दूर जाएगा न्यूक्लियस से, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होता है उनके बीच में होता है बेटा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स में पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे रिपल्शन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा ना न्यूक्लियस से, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे आपको ये सारी चीजें रिलेशन में भी समझ में आ रही होंगी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा अगर आपको रिलेशन आता है तो, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला रख दें, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, हाफ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 9.11 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई में v² क्या हो गया, 2.8 10⁻⁶। इसका क्या कर दें, स्क्वायर, क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब अपने को क्या निकालना है भाई, अब अपने को निकालना है टोटल एनर्जी। तो अभी हमने रिलेशन तो पढ़ा था, देखो रिलेशन क्या पढ़ा था कि भाई टोटल और काइनेटिक जो होती है, सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, नेगेटिव का डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता,
यहाँ पर भी करेंगे, अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दो। सेकेंड भी सॉल्व हो गया भाई। थर्ड देखो बेटा क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास ये आ गया, ये आ गया, पोटेंशियल आप निकाल ही लोगे। बहुत सिंपल सी बातें थी, देख लो ढंग से, समझ में आ जाएगा अभी आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका PYQ। ठीक है, ये है आपका PYQ। देखो कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। ये आपका PYQ है, इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, 2020-21 का क्वेश्चन है, तो इसको करना तो बहुत जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट। अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट हो जाता तो जो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट था तब उसमें क्या चेंजेस आते। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या चेंजेस आते। तो सबसे पहले चार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। देखो बेटा बात क्या है कि जब आप रदरफोर्ड मॉडल की बात करो तो रदरफोर्ड मॉडल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है और हमें पता लगा कि जो रदरफोर्ड मॉडल है, जब वहां पर सोर्स से जितने अल्फा पार्टिकल्स हाई प्रेशर से स्ट्राइक किए गोल्ड फॉइल के साथ, तो वो स्मॉल, उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस हमने करी थी, जिसमें ओवरऑल हमें ये पता लगा था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा गए थे तो यहाँ पर अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, क्यों डिफ्लेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, अंदर पॉजिटिव चार्ज था, तो वही स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि रिपल्शन हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट होता और रिजल्ट रदरफोर्ड मॉडल के रिजल्ट में क्या चेंजेस आते, तो मैं आपको बता देती हूँ, सेम ही चीजें होती। मतलब रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्ज एंगल पे। लेकिन अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट होता तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता वो क्या होता बेटा, बहुत ही स्मॉल एंगल पर होता, पहली चीज। दूसरी बात ये थी कि जो स्पीड होती पार्टिकल्स की वो क्या होती, कम हो जाती। स्पीड क्या होती बेटा, कम हो जाती, पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती, क्योंकि वहां पर भी क्या होता, रिपल्शन होता। तो रिपल्शन की वजह से स्पीड मिनिमाइज हो जाती। ठीक है, क्योंकि वहां पर डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज था। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसलिए अब इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा हमारे वाला होगा। अब देखेंगे, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। ठीक है, नहीं अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट होता तो ये स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा होता, वाइड रेंज ऑफ एंगल्स पे नहीं। ऑल अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस बैक, सभी के सभी वापस आ जाते हैं, सभी के सभी अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से टकरा के वापस आ जाते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलती है। अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विद रिड्यूस्ड स्पीड। अभी हम इसी के बारे में ही बात कर रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के अंदर से पास होंगे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते और उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती। तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो गया 2021 का क्वेश्चन, ये वो हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई। एक और क्वेश्चन क्या है, अरे भाई ये क्वेश्चन तो बेटा नीट 2023 का है, जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और थियोरिटिकल क्वेश्चन के लिए एक बार थ्योरी को ढंग से पढ़ना कितना जरूरी है। सबसे पहले देखो, एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻³ kg होता है, ऐसा यूनिट, बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड वाला चीज देखोगे, यहां पर बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है इसको। ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, वैसे ये आगे पॉइंट मैंने इंक्लूड भी किया है जब हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स ये सब पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले को मेरी तरफ से आप थोड़ा सा, मतलब मेरे को समझाने का ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आगे वाले पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं।
लेकिन ये बेटा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो कि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दे आर शोइंग द सेम केमिकल, क्योंकि अभी तक मैंने आपको आइसोटॉप भी तो नहीं बताया ना। तो अगर मैंने आपको अभी तक आइसोटॉप ही नहीं बताया तो ये आंसर के लिए बस कुछ ही देर का वेट करना आपको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। Dalton atomic theory regarded the atom as a ultimate particle of matter। बिल्कुल सही बात है। डाल्टन ने यही कहा था कि मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है वो एक एटम ही होता है। ठीक है, तो यानी कि आंसर कौन कौन सा करेक्ट आया? बी आया, सी आया और ई आया। बी सी ई, यानी कि आंसर नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ भी करके ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं तो देखो मिस्टेक करोगे। ठीक है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तभी आप जवाब दे पाओगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब चलो ये भी मैं यहीं पर ही बता देती हूँ बेटा, क्या पता। देखो न्यूक्लियॉन्स भी क्या होगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं। बस छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा मैंने नहीं बताया था, बट फिर भी अगर किसी बच्चे की क्वेरी हो तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद चलेंगे यहाँ पर, ये वाला पोर्शन भी अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोल दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। बस आप आगे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखो मास नंबर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। काफी सारे बच्चे ना बहुत सारी डेफिनेशन में ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। आप याद रखा करो, देखो मास की बात हो रही है, मास मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ आएगी नहीं। बात समझ में आई कैसे याद करना है? मास मतलब मास तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है। तो आप याद रखना कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं सकते, तो क्या बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करोगे मास नंबर आ जाएगा। यानी इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करोगे? मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एक्स, कोई भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ इसका एटॉमिक मास, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। बहुत ही सिंपल है, आगे चलें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, फिर हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होगा बेटा? आइसोटॉप्स होगा जैसे इनका सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेना तो बनता ही है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, बट तीनों का एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर क्या है? अलग है। तो ये तीनों क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए? आइसोटॉप्स। यहां से थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। देखो अगर इसका एटॉमिक नंबर, अब मैं सिंबल ही लिखूंगी बेटा, एटॉमिक नंबर मतलब Z क्या है? 1, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे भाई? 1। अगर मैं कहूं इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर मतलब A कितना है? 1। और मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स।
तो प्रोटॉन कितना है बेटा 1, तो 1 प्लस n, ठीक है, इक्वल टू 1। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 0। यही तो निकालना है, जहां वेरिएशन आ रही है वहां तो पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। चलो दूसरा भी करके देखो एक बार। यहां देखो A की वैल्यू कितनी 2, मतलब मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 2 दे रखे हैं। एटॉमिक नंबर मतलब Z कितना 1, जो नीचे लिखा हुआ है, तो Z प्रोटॉन कितना 1, समझ में आया। तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें बेटा तो प्रोटॉन क्या आ गया 1, ठीक है, तो यहां वैल्यू रखो जरा, यहां आ गया 1 इक्वल टू 2, तो न्यूट्रॉन आ गया 1। यहां पे कितना था 0, यहां कितना आया 1। चलो थर्ड वाले का निकालो भाई, थर्ड वाले का भी निकालो, तभी तो तीनों में चीजें आपको पता लगेंगी काफी सारी, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, भाई यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ यही वाला, ठीक है, तो हमें पढ़ना जरूरी है ये वाली बात। तो यहाँ देखो Z की वैल्यू कितनी 1, तो यानी कि प्रोटॉन कितना 1, मास नंबर कितना भाई 3, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना 3, तो यानी कि अब आपके पास प्रोटॉन की वैल्यू 1, तो यहाँ पर वैल्यू रखो बेटा, कितना हो गया n की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहां पर न्यूट्रॉन की वैल्यू 0, यहां पर कितनी 1, यहां पर कितनी 2, तीनों वेरी कर रहे हैं। आइसोटॉप्स बहुत अच्छे से समझ में आया, निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी। अब बनता है एक क्वेश्चन, ठीक है, और ये जान करके आपको खुशी होगी कि ये क्वेश्चन है 2020 का, लेकिन ये नीट का ना हो करके ये जेई का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है जी, 3 आइसोटॉप्स हैं A, B और C, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन A, B, C रिस्पेक्टिवली आर X, Y, Z, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया X, इसके अंदर दे दिया Y, इसके अंदर दे दिया Z, द सम ऑफ X, Y, Z इज, देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कि आइसोटॉप मानो ये H11 है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे 0, इसके अंदर कितना था बेटा 1, इसके अंदर कितना है 2, तीनों को ऐड कर दो 0 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, तो आंसर कितना आ गया 3। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है और खामखा हम डर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो आज इस लेक्चर को अब हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है, और फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, नोट्स बन गए हो, डीपीपी आप कर रहे हो, क्विज आप कर रहे हो, सब चीजें आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चंस करते हुए करनी है। आज हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, कल वाले उसमें हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट वाले उठाएंगे, ठीक है, जैसे अभी मैं 2023, 2021, 2 ऐसे के उठा रही हूँ, वही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पैटर्न का भी आइडिया हो जाए। खुद से ट्राई किया करो रिकॉर्डिंग रॉक करके, ठीक है। 700 प्लस